अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? सॉरी फॉर डिले। असल में मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी और मुझे रास्ते में इसलिए देर हो गई। उस टाइम मैं ड्राइव कर रही थी। अच्छा, आज हमने जो है वो अपने 25 एमसीक्यूज से करना था हमने स्टार्ट अपना। हम लोग एसिड बेस बैलेंस पे थे। अच्छा, कल की जो सबको कंफ्यूजन हो रही थी लीडल सिंड्रोम में और साथ में एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, इसकी समझ आ गई सबको या इसको मैं रिपीट कर दूं? ये समझ आ गई सबको? बेसिकली लीडर सिंड्रोम लोग मतलब कुछ बच्चे समझ रहे थे कि लीडर सिंड्रोम इज जो है ना वो एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। हालांकि नहीं, ऐसा नहीं है। एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस जो है वो एक अलग से चीज है। लीडर सिंड्रोम अलग से चीज है। ठीक है। एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस जो है वो कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड होगा तो लिकोराइज इंजेक्शन की वजह से होगा। और तीन डिफरेंसेस मैंने बताए थे। एक तो अगर कॉन्जेनिटल होता है तो वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। लीडल्स जो होता है वो हमारे पास डोमिनेंट होता है। ठीक है, एक ये डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस ट्रीटमेंट का था कि ट्रीटमेंट आपके पास जो है ना लीडल्स में एमिलोराइड का रोल होता है और उसमें स्पारोनोलैक्टोन देनी होती है। तो इन सैरियोस के बेस पे आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, या लिकोराइज इंजेक्शन एक्वायर्ड उसकी कॉज में लिकोराइज आ जाती है। अच्छा, बल्कि 25 तक हमने कर लिए थे कल। आज हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, 26 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकिलीमिया? अच्छा, अब ईसीजी की ना बहुत सारी चेंजेस होती हैं, लेकिन जो हमारे पास हाइपरकिलीमिया की मोस्ट कॉमन चेंज है वो टॉल पीक टी वेव्स। ठीक है। बाकी पीआर इंटरवल का प्रभाव हो जाना, डिसअपेयरिंग पी वेव हो जाना, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस हो जाना, एम्पलीफाइड आर वेव हो जाना, ये सारी चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो अर्लीस्ट फाइंडिंग है वो हमारे पास टॉल टी वेव होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 27 or 26 years old male presented in ER with history of crush injury with decreased brain output. ECG shows tall dented T waves with wide QRS complexes, but should be the next step in management. आपको पता है कि जो रेब्डोमायोलाइसिस इन चीजों की वजह से आपके पास क्या होता है? वॉइस वॉइस मेरी किसी और को भी प्रॉब्लम कर रही है? वॉइस किसी और को प्रॉब्लम कर रही है? किसी और को? क्या ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आधी गायब हो जाती है और आधी आती है? अच्छा, फ्लक्चुएशन करती है, एक सेकेंड। अच्छा। अच्छा, अब बेहतर होगी जरा। ठीक है। सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास, अच्छा स्लर्ड हो जाती है इसलिए वो मैं मोबाइल असल में हाथ में पकड़ लेती हूँ, इसलिए अब वो मैंने उसको स्टेबल करके रख दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसमें रेब्डोमायोलाइसिस की वजह से जो है हाइपरकिलीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। रेब्डोमायोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या क्या होता है, कौन बताएगा? क्या क्या चेंजेस आती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में रेब्डोमायोलाइसिस में? हाँ जी, कौन बताएगा कि रेब्डोमायोलाइसिस जो है ना क्या चेंजेस आती हैं? हाइपरकिलीमिया होता है, और क्या चेंजेस आते हैं इसकी वजह से? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। मोस्ट कॉमन तो आपके पास हाइपरकिलीमिया आ रहा होता है, सीपी के रेस्ड हो जाता है हमारे पास, हमने फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस करानी होती है इसमें। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अननोन केस ऑफ 28 एमसीक्यू, अननोन केस ऑफ सीकेडी, पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन्स ऑफ मसल वीकनेस एंड palpitation. पोटाशियम उसका रेस्ट करके दिखाया हुआ है ईसीजी पे टॉल टेंटेड टी वेव से। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव द पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी? आपने याद रखना है, एमसीक्यू दो तरीके से आता है, या तो इनिशियल ट्रीटमेंट का पूछते हैं या बेस्ट ट्रीटमेंट का पूछते हैं। जैसा कि पहले उसमें एमसीक्यू में उन्होंने नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछा था, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। फौरी फौरी आप दोगे? आप फौरी फौरी डायलिसिस तो नहीं करा सकते ना। तो अगर बेस्ट पूछेंगे तो बेस्ट तो आपके पास हीमोडायलिसिस ही होता है। तो ये एमसीक्यू दो तरीके से आते हैं, इस पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बेस्ट पूछें या इनिशियल पूछें, ये इस पे आपने नजर रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 29 है। 58 years old diabetic patient presented with complaints of muscle weakness with palpitations. Labs were done which showed creatinine 1.7, सीरम उसका पोटाशियम 7.5,
बाइकार्ब उसका 15, क्लोराइड उसका 115, सोडियम उसका 135, पीएच 7.32। अच्छा, जब भी आपके पास सारी किस्म की चीजें दे दी जाए, लाइक सारे किस्म की क्लोराइड, बाइकार्ब, पोटाशियम और आपके पास जनाब वाला सोडियम, तो आपने किस फॉर्मूला के थ्रू एनाइन गैप निकाल देना है? सोडियम प्लस पोटाशियम माइनस बाइकार्ब प्लस क्लोराइड। अब जो न्यू कहते हैं वो कहते हैं सोडियम में से ही आप माइनस कर दो बाइकार्ब प्लस क्लोराइड को, क्योंकि वो कहते हैं पोटाशियम को हटा दो। लेकिन पोटाशियम ऐड करने से कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐड करती हूँ अपने सैरियोस में ना। सोडियम प्लस पोटाशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब। अब इसमें जो हमारे पास एनाइन गैप आता है, अगर वो एनाइन गैप 8 और 12 के बीच में होता है तो वो नॉर्मल एनाइन गैप है। अगर वो 12 से ऊपर हो जाता है तो वो हाई एनाइन गैप है। तो इसको हम लेमन लैंग्वेज में नगमा और हगमा बोल दो। हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैंने आपको सुबह अपनी प्रेजेंटेशन एक भेजी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है हगमा का क्या निमोनिक है और नगमा का क्या निमोनिक है। किसी ने अगर देखा हो तो बताएगा वो क्या निमोनिक है इसका? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का निमोनिक, एनीवन? अच्छा, इसका निमोनिक है मड पाइल्स। ठीक है। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉज में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो है वो मड पाइल्स का निमोनिक यूज करते हैं। इकरा ने बताया मड पाइल्स, बिल्कुल। एम से मेथानोल आ गया, यू से यूरेनिया आ गया, डी से डायबिटिक कीटोसिडोसिस आ गया, पैराल्डिहाइड आ गया। ये सारा मैंने आपको निमोनिक में वो शेयर किया हुआ है। ठीक है। अब जब अगर आपके पास हाई एनाइन गैप आ जाएगा तो आपके घर में ये कॉजेज आना शुरू हो जाएंगी। अब जो नॉर्मल एनाइन गैप है उसमें आपके पास क्या हो जाता है, ये फिस्टुलाज हो गए, किडनीज में आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गए। उसका निमोनिक दरहम का है। वो दरहम का निमोनिक मैंने शेयर किया है, वो आप देख सकते हो ग्रुप पे उस प्रेजेंटेशन में। अच्छा, अब इसमें आपके पास जब आप कैलकुलेट करोगे एनाइन गैप वो नॉर्मल रेंज में ही आएगा। तो बेसिकली साथ में हाइपर दिया हुआ है। हाइपरकिलीमिया विद नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 होता है। वरना आपके पास जो बाकी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की टाइप्स है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, हाइपोकिलीमिया आता है। सिर्फ टाइप 4 ऐसी चीज है जिसमें आपके पास हाइपरकिलीमिया आता है। तो क्लियर कट इसमें आंसर टाइप 4 बन जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 27 years old male presented in ER after taking more than 50 tablets of digoxin। अब ये डायजॉक्सिन की टैबलेट्स लेके आ गई है, उसके बाद लेके आ गई है। ईसीजी वाज डन विद शो टॉल टेंटेड टी वेव्स विद वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड एब्सेंट पी वेव्स। अब आपको पता चल गया टॉल टेंटेड टी वेव्स भी आ रही हैं उसमें, और साथ में वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं। प्लीज काइंडली बाकी अपने आप को म्यूट कर दें हमारा। अच्छा, तो इसमें आपके पास जो है ना टॉल टेंटेड टी वेव्स विद वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एब्सेंट पी वेव्स है। आपको पता चल गया है कि इसमें आपके पास क्या हो रहा है, हाइपरक्लीमिक ईसीजी चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरक्लीमिया की वजह से टॉल टेंटेड टी वेव्स की वजह से इसमें डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बढ़ी, जिसकी वजह से आपके पास अब इसमें अरिथमिया चल पड़े हैं। ठीक है। अब डायजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी और इसको अवॉइड करना, इंस्टेड गिव मैग्नीशियम सल्फेट फॉर पेशेंट्स विद कार्डियक डिस्ट्रेस अरिथमियाज फ्रॉम डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर इसमें पेशेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल शॉक में होता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? हाँ जी, डायजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का पेशेंट अरिथमिया में गया और शॉक में है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? फेनिटोइन। अच्छा ठीक है, कार्डियो वर्जन कर दोगे? शॉक में है, इलेक्ट्रिकल कार्डियो वर्जन की इंडिकेशन बन रही है। नहीं। नहीं, इसमें नहीं बिल्कुल। करेंगे। हाँ, मैं यही देखना चाह रही थी। बिल्कुल नहीं करना इसमें। और दूसरा ये है कि डायजॉक्सिन किन पेशेंट में आपने नहीं देनी। एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी, कौन बताएगा? एमाइलोडोसिस वाले पेशेंट में नहीं देनी होती ना। उसके साथ जो है आपके साथ क्या हो जाता है, डायजॉक्सिन में एमाइलोडोसिस वाले पेशेंट में दे दोगे तो जो एमाइलोडोसिस वाले फाइबर्स जो है ना उसमें, वो उसके साथ बाइंड कर जाएगी जाके, तो उसमें अवॉइड करनी होती है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, एमाइलोडोसिस के साथ कौन सी कार्डियोमायोपैथी होती है? रिस्ट्रिक्टिव। हाँ जी, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव होती है। रिस्ट्रिक्टिव का क्या डिफरेंस था? हमने जो एक एमसीक्यू किया था कार्डियो में, जिसको हमने कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस से डिफरेंशिएट किया था, दोनों में हालांकि बायएट्रल एनलार्जमेंट थी। क्या पॉइंट था लो लो डिफरेंशिएट? वोल्टेज लो वोल्टेज ईसीजी। गुड, गुड, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास ये आंसर आ गया सिंपल। और आगे चलते हैं 31 एमसीक्यू की तरफ।
31 इसमें है, यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर अ पेशेंट हु वाज एडमिटेड विद एक्लैम्पसिया। ठीक है, he was treated with magnesium sulfate. Patient has developed flaccid paraparesis and is confused। हमारे तो जो एचओडी थे ना, जब हम ट्रेनिंग करते थे, बहुत माइंड करते थे कि अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट उसको पेशेंट को विदाउट ना, मतलब इस तरह आईसीयू सेटिंग के बगैर दे देते थे ना, तो वो इसमें जो है माइंड किया करते थे। अच्छा, वैसे मुझे ट्रैवलिंग अब तो नहीं होनी चाहिए, अब तो मैंने मोबाइल भी स्टेबल करके रख दिया है। किसी और को ट्रैवलिंग हो रही है? अच्छा, किसी इकरा को भी हो रही है, मदीहा को भी हो रही है। एक सेकेंड रुकिए जरा। अब बेहतर हुई है मेरी वॉइस? मुझे बताएं। हालांकि आज तो मैं घर पे हूँ, होना नहीं चाहिए इशू। चले, कल मैं नेट की कंप्लेंट करूंगी। अब बेहतर हुई है वॉइस? ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जब जो है ना मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है आपके पास, तो पेशेंट हमारे पास किस में चला जाता है? मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी वाला आपके पास जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है। तो इसलिए हमारे सुपरवाइजर तो बहुत माइंड किया करते थे जब, कि अगर हम मैग्नीशियम विदाउट आईसीयू सेटिंग दिया करते थे मरीजों को। अच्छा, अब इसमें आपके पास एक बार टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए ना मैग्नीशियम की, तो आपने कैल्शियम क्लोराइड देना होता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था। क्या चीजें, हाँ, क्या चार चीजें मॉनिटर करनी थी? एक तो मदीहा ने बता भी दिया। क्या चार चीजें मॉनिटर करनी थी आपने? हाइपो रिफ्लेक्सिस को, रेस्पिरेटरी रेट को, और सैचुरेशन को, नो, पोटाशियम को नहीं, यूरिन आउटपुट को। ठीक है, ये चार चीजें आपने मॉनिटर करनी होती हैं। एक्लैम्पसिया की डेफिनेशन तो वही थी, प्री एक्लैम्पसिया की डेफिनेशन हमने कहा था चेंज हो गई है, कौन बताएगा? प्री एक्लैम्पसिया की क्या डेफिनेशन हो गई है? हाई ब्लड प्रेशर विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। कौन कौन से ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट थी? रीनल हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मेरे जो है ना वो सुपरवाइजर बता रहे थे कि उन्होंने इस चीज को पढ़ा था कि ड्राई प्रोटीन यूरिया के विदाउट प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन और साथ में कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। तो वो कहते हैं, किसी न्यूरो वालों ने बताया है कि इसको ड्राई प्री एक्लैम्पसिया बोलते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे नेट पे नहीं मिला था कहीं भी ना। तो वो कहते हैं इसके लिए न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, ड्राई एक्लैम्पसिया। मुझे नहीं पता अब इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन ऐसा है। अच्छा, अब इसमें 32 MCQ है। A call was sent to you from ENT department for interpretation of abnormal blood test for diabetic who is admitted with mucormycosis। अब देखो आगे इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं, इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स सारे के सारे दिए हुए हैं। ठीक है। अब पीएच 7.31 है, बाइकार्ब उसका 30 है। नॉर्मली एबीजी की इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको दिया था कि समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि एचओ वीनस सैंपल ले लेता है और उसको भिजवा देता है, तो वीनस और आर्टीरियल सैंपल में डिफरेंस होता है। ठीक है। तो मैंने वो जो आपको प्रेजेंटेशन भेजी उसमें मैंने वीनस और आर्टीरियल सैंपल के एबीजीज दोनों को बताया हुआ है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखो कि आर्टीरियल सैंपल में आपके पास पीएच कम। ठीक है, ये मैं आपको वैसे ही हट के बता रही हूँ उससे। और आपके पास बाइकार्ब, पोटाशियम बाइकार्ब भी कम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम। वैसे तो पीएच कम है, हमें 100% ही पता है कि हमारे पास एसिडोसिस है। अब अगर आपके पास आपके थम्स सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, या सारे ही अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन सब सेम डायरेक्शन में है, तो कॉज विल बी निमोनिक होता है इसके साथ रोम। रोम का निमोनिक होता है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। ठीक है। अगर आपके पास सारे थम्स एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब, इनके थम्स आपके एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो कॉज विल बी मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। पीएच बढ़ी भी होगी तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, पीएच कम होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, रेस्पिरेटरी के थंब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, कोई थंब किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कोई थंब किस। तो जल्दी से एक हिंट होता है देखने के लिए कि वेदर कॉज मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। अब इसमें देखो पता तो चल गया मेटाबॉलिक कॉज है। अब हमारे पास एनाइन गैप भी दिया हुआ है। अच्छा, एनाइन गैप, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें दी हुई है। जब आप इसका एनाइन गैप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास नॉर्मल एनाइन गैप आ जाएगा इसमें।
ठीक है। जब नॉर्मल एनाइन गैप आएगा तो इसमें आपके पास 10 के करीब आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसमें आपके पास क्या बना, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का वही निमोनिक अपने जहन में याद कर लेना। और बाकी आपको पता है जो कॉजेज दी हुई है इसमें, उनमें हमारे पास जो है ना रीनल ट्यूबुलर RTA। एसिडोसिस बिल्कुल बचता है। कोई आरटीए की 4 टाइप्स रिवाइज कराएगा? वैसे तो हम नेफ्रो में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अगर कोई याद कराना चाहे। मतलब मेरे से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 4 में हाइपोकैलेमिया होगा, बाकी सब में हाइपोकैलेमिया विद एसिडोसिस होगा। और वैसे इसकी 4 टाइप, इसमें नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और इसमें हमारे पास जो है ना जो टाइप 1 2 है, इसमें आपके पास एसिडोसिस के साथ हाइपोकैलेमिया होता है। टाइप 3 जो होती है वो मिक्स्ड होती है, 1 2 की मिक्स फॉर्म ना, वो इन्होंने अल मगरिबी ने लिखी दी है, उसको टाइप 4 में हाइपरकैलेमिया आ जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 33, 45 years old diabetic hypertensive patient admitted with acute pulmonary edema. You have treated the patient with IV furosemide. Blood test done shows the next morning as follows: उसका सोडियम 134, पोटाशियम 3.6। अगर इसको एडिशन कर लो तो तब भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है। अच्छा, क्लोराइड उसका 100, बाइकार्ब उसका 14। एनाइन गैप कैलकुलेट करो, क्या एनाइन गैप आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 29। ब्लड शुगर्स उसकी 150, उन्होंने बता दिया कि ब्लड शुगर्स कीटोएसिडोसिस वाली पोजीशन में नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द लाइकली एबनॉर्मलिटी एबनॉर्मल रिजल्ट्स इन दिस पेशेंट? ठीक है, अब ये पेशेंट क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस टाइप 1। अब इसमें आपके पास हाई एनाइन गैप आ गया, कैलकुलेट करोगे तो एनाइन गैप इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, 20s में समथिंग इस तरह आएगा। तो अब आपके पास क्या है, इसमें आपके पास एनाइन गैप की जो हाई एनाइन गैप की कॉज है, या तो लैक्टिक एसिडोसिस आ जाएगा, या आपके पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, मैंने आपको कल भी बताया था, 1 2 दिन पहले भी बताया था, लैक्टिक एसिडोसिस की 2 टाइप्स होती हैं। जो शॉक की वजह से होती है वो टाइप 1 होती है, जो ड्रग्स की वजह से होती है वो टाइप 2 होती है। ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? हमने पॉइजनिंग में पढ़ा था, कौन रिवाइज करेगा, कौन बताएगा? हाँ जी। मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, वेरी गुड। और कौन सी पड़ी थी? सोडियम वेलप्रेट, और पहला पहला एमसीक्यू याद कर लो, पीरस सल्फेट वाला याद आ रहा होगा आपको। पीरस सल्फेट वाला जो हमने पॉइजनिंग में किया था। और कौन सी ड्रग्स थी? सोडियम वेलप्रेट, पीरस सल्फेट, और 2 4 और भी थी, उनको देख लेना। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सलाइन क्या करता है? नॉर्मल सलाइन एक पेशेंट को दे रहे हो तो कौन सा होगा एसिडोसिस? नॉर्मल हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। नॉर्मल सलाइन जो है ना हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है। ये पास मेडिसिन में आप एक एमसीक्यू करोगे अभी, कि पेशेंट था, उसे और सलाइन इधर दिया, लिख उसके बाद वो नॉर्मल हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला गया। ये इस तरह का भी एक एमसीक्यू आएगा, पास मेडिसिन में आप लोग करोगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 34 आ जाता है। 36 years old female is found comatose having taken some unknown number of pills. ABGs were done, जिसमें आपके पास पीएच 7.1 आ गई, बाइकार्ब 12 आ गया। देखो पीएच भी जो लोअर डायरेक्शन में, बाइकार्ब भी लोअर डायरेक्शन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर डायरेक्शन में। ठीक है। अब हम आके देखते हैं कि उसका जो है ना, हाँ जी, आइसोटोनिक होता है, लेकिन ये आपके पास हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देता है, क्लोराइड को बढ़ा देता है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 65, वो कब हुआ है? आपको ये तो पता चल गया कि रेस्पिरेटरी कॉज तो है ही है, क्योंकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हुई थी है, और साथ में पीएच कम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही है तो बाइकार्ब को क्या चाहिए था इसके बदले में, कि बाइकार्ब को बढ़ जाना चाहिए था ना कंपनसेशन में, लेकिन वो भी कम है। तो इसका मतलब है मिक्स्ड पिक्चर हो गई है, मिक्स्ड मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दोनों हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्योर रेस्पिरेटरी होती ना, तो आपके पास बाइकअप थोड़े बहुत ऊपर कुछ ना कुछ बढ़े हुए होते, चाहे कंप्लीटली कंपनसेशन होती चाहे अनकंप्लीट कंपनसेशन होती। लेकिन अगर आपके पास बाइकअप भी कम है और ये भी कम है, तो इसका मतलब है मिक्स्ड है। ठीक है।
तो इसकी वजह से हमारे पास ये आंसर बनता है मिक्स्ड रिस्क मेटाबॉलिक भी और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे के एमसीक्यूज करें, सेफ्रॉन का लास्ट पेज जो है 573, उसमें आपके पास टेबल दिए हैं। इनकी पिक्चर बना के अपने सामने रख लो, इसको आपने साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको रट्टे लगाने हैं। एग्जाम से पहले तक ना, मैं एक दिन पहले तक इनको रट्टा लगा के गई थी और अभी तक मुझे भूल जाते हैं टेबल्स ना। ठीक है, तो आपको मतलब एग्जाम से पहले इसलिए इनको फ्रेशली रिवाइज करना जरूरी होता है। अगर ये आपको आएगा फॉर्मूला पुट करना इन सब टेबल्स का, तो फिर आगे आप एमसीक्यूज लेके चल सकोगे। ठीक है, तो ये लास्ट में जो टेबल बनाए हुए ना इन्होंने, जो जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस कितनी कंपनसेशन होगी और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कितनी कंपनसेशन होगी, तो ये पहले मेरे साथ एक बार इसको पढ़ लो, फिर हम आगे एमसीक्यूज पे चलते हैं। अच्छा, इसको मैं आगे ले ही जाऊं ताकि बाकी जिनके पास बुक्स नहीं है उनको फायदा हो जाए। एक सेकेंड। अच्छा, ये आ गया टेबल। अच्छा, इसमें आप देखोगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन किसके थ्रू होगी? हाँ जी, रिनल की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन किसके थ्रू होगी? रेस्पिरेटरी के थ्रू। कार्बन और डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी में क्या की। किसके थ्रू होगी? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना चेंज आएगा कंपनसेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? वॉश आउट होगी ज्यादा। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड को कम होना चाहिए? वो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1.5 इंटू चेंज इन बाइकार्ब प्लस 8। नॉर्मल बाइकार्ब कितना होता है? 22 टू 24। जब हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं तो 24। 24 से जितना आपके पास आ रहा है, 24 से उसको माइनस कर दोगे जो कि बाइकार्ब आपके पास आ रहा है। 24 माइनस, समझो फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास 14 आ रहा है, तो 10 हो गया डिफरेंस बाइकार्ब का ना। 1.5 इंटू 10 प्लस 8। तो इस तरह आप करोगे, 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर करोगे। ठीक है, 15 प्लस 8। तो मतलब आपके पास इतना, इस रेंज में आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस रेंज में नहीं है, तो आइदर आपके पास ओवर कंपनसेशन हो गई होगी अगर वो ज्यादा कम हुआ हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है उसके साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी चल पड़ा है। ठीक है, ये तो इस मैम फॉर्मूला ये को पुट दोबारा जरा करके आप एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या ये कह वही रहे हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कार्बन दोबारा डाइऑक्साइड थोड़ा की सा और बताइए। फिर से अच्छा, मैं बताइए। बताती हूँ। देखिए, जब आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ना, तो इसकी एक्सपेक्टेड कंपनसेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब कितना हम्म, कम होना चाहिए वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो। इस फॉर्मूले का नाम होता है विंटर्स फॉर्मूला। 1.5 इंटू डिफरेंस इन बाइकार्ब प्लस 8। ठीक है, अब 1.5 को डिफरेंस इन बाइकार्ब क्या होता है? बाइकार्ब नॉर्मल कितना होता है आपके पास? 24। तो डिफरेंस क्या आएगा? 24 और जितनी आपकी वैल्यू दी हुई है उसमें। फॉर एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है बाइकार्ब का लेवल इस टाइम, नॉर्मल 24 होता है, तो 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 14। उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस 8 कर दोगे। अगर आपके इस फॉर्मूला के मुताबिक जितनी कैलकुलेशन आई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 45। अगर आपके पास आ रही है 30 के करीब और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आपने ये भी चीज में देखा उधर भी 30 है, तो इसका मतलब है फुली कंपनसेशन हो गई, बिल्कुल ठीक कंपनसेशन हुई है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 28 हुई हुई है, तो इसका मतलब है ओवर कंपनसेशन हो गई है। अंडरलाइंग मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी चल पड़ा है। और अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज्यादा हुई हुई है, कंपनसेशन जितनी होनी चाहिए तो उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। क्लियर हुआ है ये बात? सही। ये बात नहीं समझ आई है? क्लियर हुई, लेकिन कैलकुलेशन इसका बड़ा मुश्किल है। आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, आप लिख के बता दो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लिख के बता दो क्या कहना चाह रहे हो। विंटर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि कंपनसेशन सही हुई है या नहीं। ये विंटर्स फॉर्मूला मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है। ठीक है, अब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद आ जाते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पे। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है? कंपनसेशन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होगी, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बढ़नी चाहिए। ठीक है, एल्कलोसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ताकि रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो। अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी चाहिए? इंक्रीज इन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए? इसका फॉर्मूला है 40 प्लस 0.6 इंटू चेंज इन बाइकार्ब। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का विंटर्स फॉर्मूला था, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का
ये वाला फॉर्मूला है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए आपके पास, उसका है 40 प्लस 0.6 इंटू चेंज इन बाइकार्ब। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज होना चाहिए था। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का फॉर्मूला था वो एग्जैक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बता रहा था कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का जो फॉर्मूला है वो बता रहा है कि इतना इंक्रीज होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं रेस्पिरेटरी की तरफ। रेस्पिरेटरी भी दो किस्म का होता है, एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा। अब रेस्पिरेटरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह हो जाता है कि इसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का दिया हुआ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का दिया हुआ है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का। इसका वैसे सिर्फ सिंपल एक्यूट का होता है ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। इसका हमारे पास होता है कि हर जो है ना बाइकार्ब, इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें एसिडोसिस में बेसिकली आपके पास कंपनसेशन मेटाबॉलिक होगी, बाइकार्ब को बढ़ना चाहिए। अब वो कहते हैं कि हर 10 इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जैसे 45 है तो अगर 55 हो गई है इस टाइम 10 इंक्रीज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें एक बाइकार्ब कंपनसेशन में बढ़ना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह लिख लो, चाहे चेंज इन बाइकार्ब डिवाइडेड बाय, सॉरी, चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ओवर 10। मैं इसको सिंपल इतना ही याद कर लेती हूँ एसिडोसिस वाले को, कि हर 10, जितनी भी 10 बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए एक बाइकार्ब को बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे 45 से 55 पे आ गई है, एसिडोसिस तो हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो बाइकार्ब को 24 से 25 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको सिंपल आप ऐसे याद रख लो। अब आ जाते हैं क्रॉनिक एसिडोसिस में। क्रॉनिक एसिडोसिस का थोड़ा लंबा फॉर्मूला वो कर देते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, 3.5 इंटू बाइकार्ब का चेंज ओवर 10। ये देखो फॉर्मूला जरूर याद रखना, चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है। चेंज का मतलब है नॉर्मल से जो अभी वैल्यू आ रही है उसको माइनस करना। अब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी ज्यादा। अब इसकी कंपनसेशन में बाइकार्ब को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला 2 इंटू बाइकार्ब, 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय 10। फॉर्मूला में 45 रखो। ठीक है, 40 टू 45 होती है तो हम अपर लिमिट को रख रहे होते हैं। क्रॉनिक में आपके पास 5 इंटू पार्शियल प्रेशर इंटू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 10। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूलाज अगर आपको आएंगे तो आगे आप चल सकोगे। बाय का आपके लिए 24 रखना होता है। हाँ जी, इन्होंने भी सारे 24 से किए हैं। अब हम आ जाते हैं वापस अपने एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, हम थे एमसीक्यू नंबर 35 पे। अब ये फॉर्मूला आपके जहन में होंगे तो हम आगे चल सकेंगे। अच्छा, 35 एमसीक्यू हमारे पास है कि 27 years old male admitted with intestinal obstruction due to abdominal TB. ABGs was done by the surgical registrar and sent for interpretation. pH उसकी 7.5, एरो बना लो pH का ऊपर की तरफ। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी ऊपर की तरफ। बाय कार्ब भी बढ़े हुए हैं। थम्स की डायरेक्शन क्या हो गई, सारी एक डायरेक्शन। पीएच किस रेंज में है, एल्कलोसिस की रेंज में। तो ये तो सिंपल कट है एमसीक्यू, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसमें आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने 36 एमसीक्यू की तरफ। 48 years old female admitted with febrile gastroenteritis. Laboratory investigations was done. pH उसकी 7.4। अब pH उसकी 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल होती है ना, pH तो नॉर्मल रेंज में है। लेकिन हम जब आगे जाते हैं तो आगे चीजें हिली पड़ी हुई हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40, आपके पास बाइकार्ब आपके पास 19, सोडियम आपके पास 144, पोटाशियम 2.9 और क्लोराइड 88। जब आपने एनाइन गैप निकाला तो आपके पास एनाइन गैप तकरीबन क्या आ रहा है, 37 के करीब आ रहा है। नॉर्मल एनाइन गैप कितना होता है, 12। तो इसका मतलब है आपके पास जब भी हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है, तो आपने, अगर आपके पास बाकी बात यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, फॉर्मूला में बाकी चीजें भी दी हुई हैं, ठीक है, कि कंपनसेशन है, मिक्स्ड है, तो इसका मतलब है अब कहानी आगे जाएगी। अब आपको मजीद चीजें निकालनी है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा गैप, ठीक है।
डेल्टा गैप क्या होता है? एनाइन गैप का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बाइकार्ब का डिफरेंस। अगर खाली प्योर हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो तब क्या वैल्यू होगी? उसके साथ अगर आपके पास एल्कलोसिस चल पड़ा है एनाइन गैप, उस डेल्टा गैप की क्या वैल्यू होगी? और अगर उसके साथ नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल पड़ा है तब क्या वैल्यू होगी? ठीक है। अब आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास होता क्या है कि आपके पास जो है एनाइन गैप, अगर आपके पास वो 1 to 2 है तो इसका मतलब है सिंपल हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर उसकी 1 से वैल्यू कम आ जाती है डेल्टा गैप की तो इसका मतलब है साथ नगमा भी चल पड़ा, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर 2 से ऊपर चली गई है उसकी वैल्यू तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी चल पड़ा। जब आप ऑप्शंस में देखो कि एक से ज्यादा चीज दी हुई है और आपके पास कहानी हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो आपको डेल्टा गैप भी निकालना होगा। ठीक है। अब डेल्टा गैप का फॉर्मूला है एनाइन गैप का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बाइकार्ब का डिफरेंस। तो एनाइन गैप हमारे पास अपर लिमिट क्या है? 12 नॉर्मल। तो यहाँ पे 37 आ रही है तो 37 माइनस 12 करोगे, क्या आंसर आएगा एनाइन गैप के डिफरेंस का? हाँ जी, एनाइन गैप के डिफरेंस का आंसर 25 आएगा। अब बाइकार्ब का क्या होता है? 24 माइनस 19। 24 नॉर्मल होता है, 19 इसके साथ माइनस कर दो, 5। अब 5 25 डिवाइडेड बाय 5 हो गया तो आंसर 5 आ रहा है। तो क्या है? 2 से ज्यादा वैल्यू है तो अंडरलाइन क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ। मैं दोबारा बता देती हूँ। जब भी एमसीक्यूज में आपके पास नॉर्मल एनाइन गैप, सॉरी हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है और नीचे ऑप्शंस में मिक्स पिक्चर्स दी हुई है, मतलब यानी एनाइन गैप के साथ और भी चीजें दी हुई हैं, जैसा कि एसिडोसिस के साथ एल्कलोसिस भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो आपसे डेल्टा गैप पूछना चाह रहे हैं कि अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, क्या कॉज हो रही है उसके साथ मजीद। तो आपने डेल्टा गैप निकालना है। डेल्टा गैप का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन एनाइन गैप डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन बाइकार्ब। नॉर्मल एनाइन गैप कितना होता है? 8 to 12। तो 12 उसकी अपर लिमिट होती है। जो आपके पास पेशेंट का आया, जैसे यहाँ पे इस केस में हमारे पास 37 आ रहा है, ठीक है। तो 37 माइनस 12 करोगे, नॉर्मल 12 होता है, तो ये आपके पास इनाइन गैप का डिफरेंस आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय बाइकार्ब का डिफरेंस। यहाँ पे देखो बाइकार्ब कितना दिया हुआ है? 19। तो 24 हमारे पास नॉर्मल होता है, 24 माइनस 19 क्या बचता है? 5। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 5 नीचे है 25 ऊपर है, तो डिवाइड करने से 5 आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू 2 से ऊपर है, तो 2 से ऊपर मतलब है अंडरलाइन एसिडोसिस के साथ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी चल पड़ा है। अगर ये हमें डेल्टा गैप की वैल्यू 1 से कम आ जाती तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक हगमा के साथ नगमा भी चल पड़ा है। क्लियर हो गया ये? हाँ जी डॉक्टर आबिया, क्लियर हो गया? चले आगे। जी क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 37। यहाँ पे है 68 years old male with a history of smoking presented with worsening shortness of breath, increase in the production of sputum. His saturation is present at presentation is 84 on Womere. ABG was done. pH का थंब नीचे की डायरेक्शन में, अब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की डायरेक्शन में। आपको पता चल गया मेटाबॉलिक तो कॉज नहीं है, रेस्पिरेटरी कॉज होगी, ऑपोजिट हो गया थम्स। बाइकार्ब ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको पता है कि तकरीबन हर चेंज के लिए आपके पास कितना था? ठीक है, कि आपके पास क्या था? एल्कलोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास हर चेंज के लिए, हर 10 इंक्रीज के लिए एक बाइकार्ब को बढ़ना चाहिए था। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ सिर्फ कंपनसेशन वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास बना हुआ है वो बी ऑप्शन बना हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेशन। ठीक है। तो वो आपके पास जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ यही वाला बन रहा है, बाकी कोई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन इसमें चल रही है ना मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी हाँ साथ। जी बिल्कुल चल रही है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओवर कंपनसेशन हुई दिया तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस चल पड़ा है, तो वो फॉर्म हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है। 38 एमसीक्यू पे आ जाते हैं। 45 years old female admitted with a history of taking some अच्छा,
sorry, 38 MCQ picture हो रही है. 45 years old female admitted with a history of taking some unknown poison. She is having tachypnea with rapid shallow breathing. Partial pressure of जो है वो ऑक्सीजन 94 है. रोमियर पे एबीजी वाज डन. देखो पीएच क्या है इसमें, कम हुई हुई है. एसिडोसिस तो है. अब हमने देखना है एसिडोसिस कैसे वाला है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है. अगर ये तो इसका मतलब है कंपनसेशन में कम हुआ होगा. तो इसका मतलब है कॉज इसमें रेस्पिरेटरी नहीं होगा. अच्छा आगे चलते हैं. 115 उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाइकार्ब भी कम हुआ है. तो ये तो मेटाबॉलिक कॉज तो हमें पता चल गया. आगे चलते हैं. व्हाट इज द एसिड बेस डिसऑर्डर. अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल चीजें दी हुई हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है हमें डेल्टा गैप भी निकालना है. तो अभी इस फॉर्मूला से आप डेल्टा गैप निकालो. एनाइन गैप इस फॉर्मूला इसमें आपके पास 27 आ रहा है. हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. 27 आपके पास जो है ना आ रहा है. और नॉर्मल एनाइन गैप आपके पास तकरीबन किसके इक्वलेंट हो जाता है? 12 के इक्वल. मैंने जो इस फॉर्मूला से निकाला हुआ है अपना एनाइन गैप वो तकरीबन मेरा 21 निकला हुआ है. ठीक है, 21 माइनस 12 किया. और नीचे आपके पास क्या है? 24 माइनस 5 कर दो या 22 माइनस 5 कर दो. इन्होंने इसके अकॉर्डिंग निकाला हुआ है. ठीक है, तो जिसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी ना आपके पास तकरीबन 1 से कम कम आ जाएगी. तो इसमें आपके पास क्या है? नॉर्मल एनाइन हाई एनाइन गैप के साथ नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल पड़ा है. ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट करोगे आपके पास जो है वो डेल्टा गैप की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास 39 आ जाता है. 22 years old female with a sudden onset of shortness of breath. She is complaining of difficulty in taking deep breath. On examination, blood pressure उसका जो है वो 110/70, pulse 105 with normal oxygen saturation. ABGs was done which showed pH 7.54, bicarb उसका 23. अच्छा pH अब बढ़ गई है, एरो ऊपर की तरफ ले जाओ. ठीक है, बाइकार्ब उसका 23 तकरीबन नॉर्मल है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसकी तरफ है? नीचे की तरफ है. तो क्या कॉज हो गई आपके पास? रोम रेस्पिरेटरी ऑपोजिट. रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है. अब आपने देखना है कंपनसेटेड है अनकंपनसेटेड है. बाइकार्ब तो आपका उसका क्या पड़ा हुआ है? नॉर्मल उसमें पड़ा हुआ है. बाइकार्ब को कम हो जाना चाहिए था. तो क्या है ये? अनकंपनसेटेड है. नेक्स्ट आ जाते हैं 40 एमसीक्यू की तरफ. 26 years old male presented in ER after taking some pills, some unknown quantity of unknown drug. Patient is tachypnic at rest with normal oxygen saturation. ABGs were done which showed pH 7.15, pH lower direction में, by carbon dioxide lower direction में, partial pressure of oxygen 110 ऊपर है, 100 से ऊपर है, bicarb कम. ठीक है, what is the acid base balance disorder? अब इसमें आपके पास देखो सारे का सारा दिया हुआ है. आपके पास जो है वो बाइकार्ब दिए में है. और आपके पास अब एसिडोसिस उसका पूछ रहे हैं वो. अब हमारे पास पीएच जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली में जा रही है. अब उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए फॉर्मूला लगाओ इसमें, विंटर्स फॉर्मूला. ठीक है, कि देखो पूरी कंपनसेशन है या ओवर कंपनसेशन है या आपके पास अंडर कंपनसेशन है. 1.5 इंटू 24 माइनस 10 करो. 1.5 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा? 14. तो ये आपके पास तकरीबन आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 36 के प्लस माइनस प्लस 8 आप करोगे तो 36 के इक्वलेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास क्या है कि इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को कितना होना चाहिए था? आपके पास 21 to 25 के करीब होना चाहिए था फॉर कंपनसेशन. लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? वो उस वैल्यू से नहीं हो रही होती. तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? अंडरलाइन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी चल पड़ा है. ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड 13 हुई है यहाँ पे. क्लियर हो गया यहाँ से? वो मजीद कम हुई भी है तो इसका मतलब है अंडरलाइन ओवर कंपनसेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मजीद कम हो गई तो एल्कलोसिस चल पड़ा. विंटर्स फॉर्मूला लगाओगे इधर आप तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकलेगा. समझ आ गई यहाँ तक सबको? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? विंटर्स फॉर्मूला लगना था इसमें. ठीक हो गया. अच्छा अब 41 एमसीक्यू. आपके पास हाई नाइन गैप हम निकाल ही नहीं सकते. कैसे निकालोगे? आपके पास सारी चीजें दी हुई है, कोई सोडियम भी नहीं दिया हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा ये हाई नाइन गैप है या नहीं है?
मैं रिपीट क्लोराइड कर भी नहीं देती है। हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास पूरे आइंस दिए भी नहीं है। अगर पूरे आइंस नहीं है तो आप एनाइन गैप तो निकाल ही नहीं सकते। आपको ये पता चल गया सारे थम्स आपके लोअर डायरेक्शन पे है, कॉज तो मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है। अब आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखा है कि कंपनसेशन सही हुई भी है नहीं हुई। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कंपनसेशन का फॉर्मूला क्या था? विंटर्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? 1.5 इंटू चेंज इन बाइकार प्लस 8। 1.5 को 14 से करोगे आप मल्टीप्लाई, 24 माइनस 10, बाइकार यहाँ पे कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है ना, तो 24 माइनस 10 कितना हो जाता है? 14 आ जाता है। 1.5 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ट्वेंटी तो वो वन आपके प्लस 21 प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड को इतना होना चाहिए था ना, तकरीबन 27 28 के ट्वेंटी करीब नाइन होना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हुई हुई है? 13। ये तो बहुत कम हुई हुई है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है? अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ? कौन बताएगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। समझ आ गया? अल्कलोसिस। ये आंसर है इसका फिर। ठीक है, चलो 41 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 टाइप 2 renal tubular acidosis? अच्छा, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है सीपीएससी का। बाइकार्ब कराते होते हैं डिफरेंस ना, आपके पास बाइकार्ब। अब आपके पास बाइकार्ब का डिफरेंस इसमें होता है फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन। आप देखते हो बाइकार्ब की रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में बढ़ जाती है। हमारे पास जब हम मेरा एग्जाम हुआ था तो एक एमसीक्यू आया था, पेशेंट है ग्लूकोमा की डायग्नोसिस भी नहीं बताई हुई थी, बताया हुआ था पेशेंट को जो है ना वो पेनफुल रेड आइज है उसकी, उसके लिए उसने कुछ मेडिकेशन ली, उसके बाद उसको जो है ना एसिडोसिस वाली पिक्चर बनाई हुई थी सारी। अब वो उन्होंने कॉज पूछी हुई थी। अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है, पेशेंट एसिटाजोलामाइड उसकी कॉज है एक ना, और आपको पता है ग्लूकोमा का पेशेंट जो है पेनफुल रेड आइज के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और ग्लूकोमा में एसिटाजोलामाइड देते हैं। तो इतना इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है, तो जब तक आपने इतने क्लियर आपके कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो सीपीएस भी बड़ा अच्छा पेपर बनाती है, ऐसा नहीं हल्का फुल्का नहीं बनाती। 42 हमारे पास होता है एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस? आपके पास जो है बाकी सारे कॉजेज दिए हुए हैं एल्कलोसिस के। फैंकोनी सिंड्रोम आरटीए की टाइप होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कराता है टाइप 2। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास जो सिनेरियो आया था एक, वो ये आया था कि पेशेंट है पेनफुल रेड आइज के साथ आया है, कुछ मेडिकेशन यूज की, उसके बाद उसकी यूरिन आउटपुट में मसला हुआ, उसकी एनाइंस दिए हुए थे सारा कुछ, तो नॉर्मल एनाइन गैप निकल रहा था। पूछा हुआ था रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वो टाइप 2 था क्योंकि एसिटाजोलामाइड लिया था उसने ग्लूकोमा की वजह से, और जो एसिटाजोलामाइड कहती है वो आपके पास टाइप 2 करती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सेंसलेस क्वेश्चन नहीं होते, ये बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा है। एमसीक्यूज बहुत क्लियर कट होते हैं, और ये इंसान की नेचर है कि मतलब जब ये होता है ना, मेरा अपना ओईटी का एग्जाम हुआ था, मेरे बगैर प्रिपेयर करके दे दिया था उठा के ऐसे ही ना, और फिर मैं उनको ही कसूरवार कर रही थी कि नहीं नहीं, और मुझे पता है कि उनका कसूर नहीं, मेरा अपना ही कसूर था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर होता है। सीपीएस भी अच्छा पेपर बनाती है। होता डिफिकल्ट है, नो डाउट होता डिफिकल्ट है। अच्छा, 43 हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है। 37 years old woman referred to you with two episodes of nephrolithiasis. On questioning, she reports that pain and redness develop in her hands in cold weather. She takes no medications except for occasional antibiotics for her sinus problems. Her BP is 108 over 50 millimeter of mercury. Physical examination is unremarkable except for some fullness over her parotid gland. हर लैब्स वर डन विद शोर्ट सोडियम पोटाशियम। देखो पोटाशियम कम आ गया इसका, और आपके पास जब एनाइन गैप आपने निकाला तो नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्टोन्स भी दिखाए हुए हैं इसमें ना, तो आपके पास जो ये पैरोटिड ग्लैंड प्रॉब्लम और ये सारी चीजें फुलनेस दिखाई दी है, साइनस प्रॉब्लम्स, उसके लिए एंटीबायोटिक्स उसने यूज की थी कभी। ठीक है, तो ये टिपिकल हिस्ट्री आपके पास रेनॉल्ड्स फिनोमेना, अंडरलाइंग कोलेजन डिजीज दिखा रहे हैं, वेस्कुलाइटिस दिखा रहे हैं। तो वेस्कुलाइटिस आपके पास क्या होता है? टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर सिरोसिस में होता है ज्यादातर। अच्छा, टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर सिरोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? डिस्टल बोलते हैं ना इसको, टाइप 1 डिस्टल होती है, टाइप 2 प्रॉक्सिमल होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास 44 एमसीक्यू है कि 30 years old women with a history of alcoholism presents with altered sensorium, rapidly rising hepatic enzymes. अच्छा, अब देखो उसके रैपिडली इंक्रीज करें एंजाइम्स। आगे जब देखोगे ना, आगे पिक्चर देखो, एनाइन गैप निकालो, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखाया हुआ है, कीटोन्स और ब्लड में ब्लड अल्कोहल वाज नेगेटिव। आपके पास जो है ना, अल्कोहल भी आपके पास एसिडोसिस करा सकती है, और वो हाई नाइन गैप, और आपके पास डायबिटीज भी। तो उन्होंने इसको रूल आउट कर दिया, और बेसिकली यहाँ पे वो ड्रग इंड्यूस टाइप 2 लैक्टिक एसिडोसिस बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 45 पेनकुनी सिंड्रोम का पेशेंट है, टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो अ फीचर, इसको आपको पता होना चाहिए। जो कैल्सिनोसिस है वो ज्यादातर टाइप 1 के साथ होता है, ऑस्टियोमलेशिया दोनों के साथ होता है, लेकिन टाइप 2 के साथ ज्यादा होता है। तो इसका आंसर ऑस्टियोमलेशिया है। फैनकानी सिंड्रोम पे थोड़ी सी एक दो कमेंट्स कर। हाँ, फैनकुनी सिंड्रोम में कहते हैं हर चीज निकल रही होती है, ग्लूकोजूरिया, एमाइनो एसिडूरिया, ये जो चीज, और ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 46 50 years old patient taken to the emergency by 1122 was found on road in a comatose state. His labs were done. इसमें आपके पास क्या आ गया है? सोडियम 150, पोटेशियम 3.1, क्लोराइड 105, बाइकार्ब 10, पीएच 7.21। अब इसमें आप एनाइन गैप निकालो। ठीक है, ग्लूकोज 55 दिखाई हुई है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपके पास 40 दिखाया हुआ है, सीरम ऑस्मोलैरिटी 375 की हुई है। ठीक है। अब इसमें क्या है, लो बाइकार्ब है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हो रहा है, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन तो शो कर रहा है। अब इसमें नाइन गैप कैलकुलेट किया तो वो आपके पास हाई नाइन गैप आ रहा है। ठीक है। जब आपने देखा कि हाई नाइन गैप है, उसके साथ ऑस्मोलैरिटी बढ़ा के दिखाई हुई है, तो मैंने आपको पॉइजनिंग में भी सिनेरियो कराया था, तो आपके जहन में फौरी फौरी जाता है कि अल्कोहल है, मेथनॉल या एथेनॉल में से कुछ है। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जब सारी चीजें दी हुई है, तो आप ऑस्मोलैरिटी खुद भी निकाल लो। तो ऑस्मोलैरिटी खुद इसकी कम आएगी, जो कि ब्लड में आ रही है, जिसकी वजह से कोई चीज है जो कि ऑस्मोलर गैप दे रही है उसको। तो ये अल्कोहलिक पॉइजनिंग हो गई। मैम ये 47 जो हमारे पास। हाँ जी। 44 में आपने ये जो बताया था, सॉरी 43 में, ये RTA टाइप 1 टाइप 2, इसको हम इस सिनेरियो बेस में इलेक्ट्रोलाइट्स की बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी डिजीजेस वन नहीं करवाती नहीं हैं और नहीं कौन सी नहीं, टू? हाँ। हाँ नहीं, यूरिनरी पीएच की वजह से कर सकते हो, लेकिन बाकी आप कॉम्प्लिकेशंस की वजह से करते हो। ठीक। ठीक है। अच्छा, 47 हमारे पास है कि 26 years old female with a history of migraine is presented with generalized body weakness, muscle pains, X, सोडियम उसका 132, पोटेशियम उसका 3.1, क्लोराइड उसका 110, बायका 14, पीएच 7.29, यूरिनरी पीएच 5.1। अच्छा, एक ना इसका आप इसको यूरिनरी पीएच की बेस पर डिफरेंशिएट करते हो टाइप 1 टाइप 2 को। एक में मेरा ख्याल है, मुझे एक्जैक्टली वैल्यू नहीं याद, नेफ्रो रिवाइज करनी पड़ेगी, नेफ्रो में लिखी हुई है कि क्या डिफरेंस है, एक में पीएच कितनी होती है और एक में पीएच कितनी होती है यूरिन की। अच्छा, अब इसमें जो है ना, आपके पास टिपिकल हिस्ट्री दी हुई है माइग्रेन के साथ आपको पता है नेफ्रोकैल्सिनोसिस भी होता है। कौन से स्टोन्स करती है ट्रोपिया में? हाँ जी, कौन से टाइप ऑफ स्टोन्स करती है किडनीज में? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोपीरामेट के साथ दिखाया हुआ है टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब वैसे इसके साथ कितने मिक्स भी हो सकती है। लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा है 65 years old male diagnosed as having gastric outlet obstruction on endoscopy. Patient has a history of intractable vomiting for 2 months. What is the probable abnormality? अब आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो क्या होता है, सारा एसिड लॉस हो जाता है, तो पीएच कैसी डायरेक्शन में होगी, एल्कलोसिस वाली। तो पीएच वाला ऑप्शन आपके पास कौन कौन से बन रहे हैं, जो कि बी, सी और ई, जिसमें 7.5 दिखाई दी है, 7.55। तो बाकी ए और ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे निकल गया। अब आपने देखना है आपके पास इसमें कम एसिडूरिया क्यों होता है। इसमें पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया होता है वॉमिटिंग में। वॉमिटिंग में क्यों होता है पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, एनी वन ऑफ यू, कौन बताएगा? बेसिकली होता ये है कि पोटेशियम लॉस हो जाता है वॉमिटिंग में। अब हालांकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एल्कलोसिस हो रहा है, किडनीज को तो चाहिए था आप वो हाइड्रोजन को प्रिजर्व करती, लेकिन वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन को प्रिजर्व नहीं करती हैं, वो कहती हैं पोटेशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पोटेशियम को प्रिजर्व करती हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस, तो जिसकी वजह से पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया
ठीक है, तो वॉमिट बाद आपके पास पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया होता है, इसमें आपके पास ये बात याद रखनी है। तो इसीलिए वो नहीं, वाला ऑप्शन आपने चूज करना है जिसमें आपके पास एल्कलोसिस के साथ एसिड्यूरिया हो। ठीक है, इनिशियली तो वो तो ये हाई पोटेशियम लॉस करती है ना किडनी इनिशियली। नहीं ना, आपके पास वॉमिटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे होते हैं। जी, ठीक लेकिन है, वॉमिटिंग वो भी तो लॉस हो रहा होता है ना, आपका प्लाज्मा वॉल्यूम भी तो लॉस हो रहा होता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए एल्डोस्टेरोन जो है ना वो सोडियम प्रिजर्व कर रहा होता है शुरू में, और पोटेशियम लूज हो रहा होता है। पोटाशियम लूज नहीं हो रहा होता, सोडियम के पोटाशियम को वो कहता है कि पोटाशियम को मैं प्रिजर्व कर लूं, हाइड्रोजन आयंस को इसके बदले में लॉस कर दूं। जब एक मैं उसके सारे डिफरेंट मैकेनिज्म से गुजर के जा रहा होता है ना यूरिन, तो फिर किडनीज कहती हैं कि मैं अपने आप को मतलब पोटाशियम को प्रिजर्व करूंगी हाइड्रोजन की निस्बत। सोडियम और पोटाशियम की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, हाइड्रोजन और पोटाशियम की बात होती है आगे चल के। तो अब ये कौन से पार्ट में होती है नेफ्रॉन की एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैकेनिज्म है। तो आपके पास हमेशा वॉमिटिंग के साथ पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया हो जाता है। ठीक है, ताकि किडनीज जो है वो पोटाशियम को प्रिजर्व कर दें, हाइड्रोजन आयंस को लॉस कर दें, एज कम्पेयर टू वो पोटाशियम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं किडनीज। तो ये समझ लो बस, इसके साथ वॉमिटिंग के साथ हमेशा बॉडी के अंदर एल्कलोसिस होता है, लेकिन आपके पास किडनी हाइड्रोजन आयंस को प्रिजर्व करने की बजाय उनको लॉस करा देते हैं क्योंकि उन्होंने पोटाशियम को प्रिजर्व करना होता है। तो इस वजह से पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल। हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन पैराडॉक्सिकल है, कुदरत का कानून है। पैराडॉक्सिकल ऐसे होता है ताकि पोटाशियम को प्रिजर्व करे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। फिर एसिड बेस बैलेंस समझ आ गया सबको, एसिड बेस बैलेंस? हाँ जी, फॉर्मूलाज आपने खुद याद करने हैं। वैसे तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है बड़ा, अगर फॉर्मूलाज याद हो जाए और निकालना आ जाए मैथ्स कैलकुलेशन सारी, फिर नहीं मुश्किल होती इसमें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें, कल से इंशाल्लाह न्यूरो स्टार्ट करेंगे 8:15 अपने टाइम पे ही। तो इसके साथ भी मैं सेशन एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।